क्या ये सच है कि एप्स्टीन फाइल उनके पीछे मोसाद का हाथ था? कि एप्स्टीन वाज अ रशियन एजेंट। आप खोल के देखिए, इंटरनेट भरा पड़ा है। एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा झटका आपको किस टॉपिक पे लगा? जो जेलेंस्की की वाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन वो इन्वॉल्व था कि भाई वो 3 लड़कियां हैं, उनको हेल्प करके टर्की भेज रहे थे और वहां जो जिस होटल में रखी जा रही थी 2 यूक्रेन लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी, जो स्टाफ है उनकी अंडर एज गर्ल्स। आपने मोसाद का जिक्र किया था, एप्स्टीन फाइल आई है जी। एप्स्टीन फाइल के 2 कहानियां चल रही हैं। एक गंदगी का किस्सा कि देखो सारे सफेद पोस्ट जो हैं कितने काले होते हैं। वो जो पेज 3 का डायलॉग था कि मुंबई गटर है, बंद रहे तो ही अच्छी है इसकी सड़ान बाहर आएगी तो सब परेशान हो जाएंगे। एक थ्योरी और आ रही है जो अंदर वाली बात चले कि जो दिख रहा है इसके पीछे की भी कहानी है, वो कहानी मोसाद से जुड़ी जा रही है। क्या ये सच है कि एप्स्टीन फाइल या एप्स्टीन जो थे उनके पीछे मोसाद का हाथ था? देखिए, ये सिर्फ एक स्टोरी चल रही है, ये अमेरिका में ज़्यादा चल रही है और खासकर जो लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, वो चला रहे हैं कि एप्स्टीन वाज अ मोसाद एजेंट। बेसिकली ही यूज्ड टू ट्रैप जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हर एक मुल्क के इंडस्ट्रीज हैं, उन सब के ऊपर उनके वीडियो होते थे, फोटोज होते थे, दे कुड ब्लैकमेल देम। लेकिन इंग्लैंड के चला रहा है, MI6 का चला रही है कि एप्स्टीन वाज अ रशियन एजेंट। आप खोल के देखिए, इंटरनेट भरा पड़ा है, MI6 से चला रही है। मैं बता रहा हूँ ना, ये इन्फॉर्मेशन इतना गंदा खेल है ये, और किसी भी सच को झूठ बनाया जा सकता है और झूठ को सच। अभी वो पूरा MI6, बिकॉज यूरोप वांट्स टू कंटिन्यू दिस वॉर विद रशिया, MI6 का पूरा गेम ये है कि एप्स्टीन वाज अ रशियन एसेट, रशियन एजेंट, एंड ही वाज पेड फॉर, ही ट्राइड टू मीट पुतिन। अरे आप एक चीज़ बोले, आप खुद ही बोले मीट पुतिन, ही कुड नॉट मीट हिम। अगर आप मेरे एजेंट हैं तो मुझसे मिलने में क्या दिक्कत होगी? उसका आपको इतना प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो ये कहानी चला रहे हैं। और यहाँ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी जूइश लॉबी भी है, खासकर लेफ्ट विंग अमेरिका में, वो बोल रहे हैं कि ये मोसाद एजेंट है। तो हर कोई अपना अपना एजेंडा सेक रहा है। सच्चाई ये है कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, पैसे वाला था, और पैसे वाले जो अय्याश लोग थे सबको वो खिला पिला खुश रखता था और अपना काम निकालता रहता था। अब ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, ये अपने हिसाब से हर कोई चला रहा है। एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा झटका आपको किस टॉपिक पे लगा? जैसे बहुत सारे झटके थे अलग अलग, हर दूसरा नाम ही झटका था, हर दूसरी कहानी झटके वाली थी। बट होता ना कि क्योंकि आप भी फौजी रहे, फिर कवर कर रहे होंगे, आपका भी एक नज़रिया रहा होगा। जैसे मैं अपना जिक्र करता हूँ, मुझे बिल गेट्स हैरान कर गए। शक्ल से साधु दिखने वाला आदमी, हमने बचपन से उसे कहानियाँ पढ़ी महानता की, वैक्सीन बांटने की, और जब कहानी आई कि अपनी वाइफ को वो ड्रग दे रहे थे और रशियन औरतों के साथ उनके संबंध थे, STD उन्हें हुआ, ऐसे ही और भी एक हमारे साइंटिस्ट थे महान, उनको लेकर जब कहानी आई तो कुछ घटनाएं, डोनाल्ड ट्रंप को आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बिल गेट्स के अलावा बिल क्लिंटन को लेकर आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उनका नाम तो हर जगह गंदी फाइलों में आता रहता है। मुझे तो पता है उनके ऊपर आप एक डर्टी पिक्चर बना सकते हैं। आपके लिए सबसे उसमें खतरनाक नाम और कहानी कौन सी थी? देखिए, मैं इतना जो मसालेदार मेरे पास कोई नाम तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ में सरप्राइजिंग लगी कि अभी जो चीज़ खबर उसमें लेटेस्ट आई, काफ़ी लड़कियां वहाँ टर्की से स्मगल हुई हैं, और उसमें कहीं ना यूक्रेन एंगल है। देखिए, मैं मेरा फोकस रशिया यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट की लड़ाई है, और उसमें जो लड़कियां आई हैं वो काफ़ी सारी कुर्द लड़कियां थी, कुर्दिश लड़कियां, जो कुर्द जो लड़ रहे हैं अभी, जिसका टर्की से हमेशा संघर्ष रहा है, और अभी जो सीरिया की जो ये अल जोलानी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़कियां कैप्चर हुई हैं, और जब इस लड़ाई के दौरान बच्चियां कैप्चर हुई हैं, और जो यूक्रेनियन, जिसमें कि अब मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस मुल्क में रहता हूँ, जो जेलेंस्की की वाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन वो इन्वॉल्व था कि भाई वो उनको जो यतीम लड़कियां हैं उनको हेल्प करके टर्की भेज रहे थे, और वहाँ जो जिस होटल में रखी जा रही थी 2 यूक्रेन लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी, जो स्टाफ है उनकी अंडर एज गर्ल्स। और काफ़ी बड़ा जो रैकेट सामने आया है कि टर्की से काफ़ी लड़कियां सप्लाई हुई हैं वहाँ पे US में डिफरेंट, और वहाँ इनफैक्ट एप्स्टीन टर्की लड़कियां भेजता था मसाज की ट्रेनिंग लेने के लिए, कि मसाज करना सीख के वापस आएंगी। तो मेरे लिए टर्की की इन्वॉल्वमेंट जो इस पूरे एप्स्टीन फाइल के एपिसोड में है, वो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग और काफ़ी सरप्राइजिंग रही है। मतलब बेटी कितना घिनौना है कि एक अलग दुनिया चल रही है पूरी दुनिया में। वही जैसे इन्फॉर्मेशन का, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, डोमेस्टिक सीन हो, इंटरनेशनल सीन हो, जो सच है आपको दिखेगा नहीं, और जो दिख रहा है वो सच नहीं है। हालांकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि जो उसमें मैक्सवेल का नाम आता है, एप्स्टीन की बीवी, उनको लेकर बड़ी थ्योरीज आई थी कि वो इजराइल में उनके पिता थे, जासूस थे, और इसलिए वो कनेक्शन काफ़ी लंबा चला कि उनकी वाइफ ने ही एप्स्टीन को फंसाया, फिर एप्स्टीन के जरिए करवाया। अब इतनी थ्योरीज हैं, आप उसमें क्या यकीन करो क्या छोड़ो समझ नहीं आता। मुश्किल है, क्योंकि
कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हर चीज़ में या तो रूस को जिम्मेवार ठहरा देते हैं या ज्यूज को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। ये लॉबीज़ हैं वो जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, एंटी जूइश एंड रूसोफोबिक लॉबीज़, दे विल ऑलवेज ब्लेम एवरीथिंग ऑन ज्यूज और रशिया। इंडिया रशिया की दोस्ती खराब होगी अगर इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया? नहीं, इंडिया रशिया की दोस्ती किसी भी हालत में ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंडिया में बहुत, चाहे वो पब्लिक है, पब्लिक सेंटिमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलिट है, एक ये सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है कि जब हमें ज़रूरत थी 1971 की जंग में, जिस वक्त यूएस ने हमें धमका दिया था, उनका 7th फ्लीट हैड मूव टू बे ऑफ बंगाल कि आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, इट वाज सोवियत यूनियन व्हिच मूव्ड द सबमरीन्स जस्ट बिहाइंड दिस फ्लीट। और एक कहीं ना कहीं एक जो ग्रैटिट्यूड है वो पब्लिक में भी है, सिर्फ पॉलिटिकल लीड में नहीं है। कि जब हमारा मुश्किल वक्त था तो जो मुल्क सब हमारे साथ खड़ा था वो रूस था, और अब जब रूस का मुश्किल वक्त है तो हम उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना ये तेल अप डाउन होता रहेगा। अगर इंडिया कल ये भी बोलता है कि हमने तेल ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, मान के चलिए कुछ महीने बाद, चाहे वो शेडो फ्लीट्स है कैसे है, वो फिर अब चला जाएगा, या हम उनसे अब यूरेनियम ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे या जेम्स ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है थ्रू विच आर मनी इज गोइंग टू रशिया विल नॉट चेंज मच। भरोसेमंद दोस्त है इसलिए वो भरोसेमंद दोस्त है, और हिंदुस्तान अपने आप को दगाबाज साबित नहीं करना चाहता। ओके। मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई अलग चल रही है। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हैं। आपका ओवरऑल एनालिसिस क्या रहा कि क्यों ये जो क्रिश्चियन डोमिनेंस रहा ये भारी हो गया, जबकि अमेरिका ने इराक को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया, अलग अलग देशों में अभी ईरान को बर्बाद कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल होता गया? कितनी बड़ी आबादी मिडिल ईस्ट में है, वो इजराइल से भी नहीं जीत पा रहे, अमेरिका से भी नहीं जीत पाए, जबकि फाइनेंशियली भी ठीक रहे हैं, वो पैसा अच्छा रहा है, या पैसा ही वजह है जिस वजह से वो आपस में लड़ते मरते रहे और क्रिश्चियन कंट्रीज डोमिनेट करती रही? देखिए, मिडिल ईस्ट की एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, आपको बताऊं मैं। वहाँ जो गवर्नमेंट या एलिट्स हैं, जो रूलिंग एलिट्स हैं, उनकी सोच और पब्लिक की सोच में हमेशा बहुत फ़र्क रहा है। जो पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, या और किसी मिडिल ईस्ट कंट्री को उठा के देख लीजिए आप, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट पैलेस्टाइन के लिए, एंड दे आर टोटली एंटी इजराइल। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं ऑन टॉप, दे लॉट ऑफ देम आर नॉट overtly, maybe covertly pro-Israel or pro-America. When you're pro-America, you are by default pro-Israel. वो elites, ruling elites, जिनको ये guarantee है कि आपकी जो and most of them are, they are not democracies. They are all kings and despots who are sitting there. So they have a guarantee from America, and it is since आपका petrodollar agreement between Saudi Arabia and US, that they will safeguard the royal family from internal as well as external threats. That's why this petrodollar was signed. That was the deal. And if you see the biggest, सबसे इस्लामिस्ट कंट्री जो है, जो पूरी दुनिया में वहाबिज्म और टेररिज्म फैलाता है, वो है बहरीन, सॉरी कतर, नॉट बहरीन, कतर, दोहा में। और देखिए आप, जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है सेंटकॉम, जो सेंट्रल कमांड है पूरी नेटो की, अमेरिकन फ्लीट की, उसका हेडक्वार्टर दोहा में है। क्योंकि लोग वहाँ के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो एलिट है उनकी प्रोटेक्शन अमेरिका से है। अब ईरान ने ये बोला कि अगर हम हमला करते तो अपने ऊपर हमला मत मानना, हम तो उनके बेस पे हमला करेंगे। तो ये वहाँ जो खेल चल रहा है, पब्लिक, मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैव बैंड इस्लामिक ब्रदरहुड, जो कि यूके में बैन नहीं है, यूएस ने भी बैन किया है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में बैंड है। इस्लामिक ब्रदरहुड की जिसकी गवर्नमेंट आ गई थी इजिप्ट में, जो अभी फतह अल सीसी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, उन्होंने उनको फांसी लगा दिया था, उसके चुने हुए प्रेसिडेंट को, क्योंकि जनता तो वो चाहती है इस्लामिक ब्रदरहुड को, लेकिन एलिट्स नहीं चाहते हैं। तो कंप्लीट डिवीजन है वहाँ पे एलिट्स में एंड नॉर्मल पब्लिक में मिडिल ईस्ट में, और जब तक ये रहेगा कोई भी वो इकट्ठे इफेक्टिव, चाहे वो, इसीलिए इजराइल सर्वाइव करता है। इसराइल के मेरे कारण बताए और भी हैं, ये भी एक कारण है कि वो जॉइंट फ्रंट कभी नहीं दे पाए। अमेरिका एक कारण है कि अमेरिका सपोर्ट हमेशा इजराइल साथ रहा, और तीसरा खुद का जज्बा जो है। ये तीनों कारण हैं कि जैसे पाकिस्तान में भी हम देखते हैं, आसिम मुनीर हुए, शहबाज शरीफ हुए, इन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो भी लड़ाई रुकवाएंगे, और अगर हिजबुल्लाह हमास आता है तो ये भी अटैक करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और बिकॉज पाकिस्तान इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ यूएस एंड ऑल्सो IMF, क्योंकि जो लोन चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बता दूं कि अभी इजराइल हैज़ बिकम वेरी एक्टिव इन बलोचिस्तान, बिकॉज बलोचिस्तान के एक तरफ है ईरान, और ईरान में एक प्रोविंस है कॉल्ड सिस बलोचिस्तान। वो सारे सुन्नी मुसलमान हैं, बलोच हैं, जबकि ईरान पूरी एक शिया कंट्री है। तो वो हमेशा उनको दबाते आए हैं
जो बलोच हैं ईरान के अंदर, तो ईरान नंबर 1 दुश्मन है इसराइल का, और इधर पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो इसका दुश्मन है। अगर बलोचिस्तान कल एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाता है और वो अगर ईरान के साथ अलाई करता है, जैसे कुर्द कर रहे हैं अभी, इसराइल के साथ अलाई करता है, तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर इसराइल, वेयर दे कैन कीप एन आई ऑन ईरान एज वेल एज पाकिस्तान एट द सेम टाइम विद द बेस इन बलोचिस्तान।